नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, तो हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं दिल्ली से छपने वाले अखबारों के इस बंडल के साथ। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, हेडलाइंस क्या है, सुर्खियां क्या हैं, सुर्खियों के पीछे की कोई खबर है क्या, या कोई अतिरिक्त जानकारी जो मेरे पास होती है, या रिसर्च के जरिए अगर मैं कोई अतिरिक्त जानकारी जुटाता हूं, वो भी हर रोज आपसे शेयर करता हूं इस वीडियो में, जिसका नाम है क्या छपा क्या छिपा। तो आज शुरू करते हैं दोस्तों। कई खबरें हैं, लेकिन एक जो अहम है वो एक अखबार ने छापा है, और वो खबर क्यों अहम है उसको बताने से पहले, कल के एक वीडियो में मैंने कुछ अखबारों की हेडलाइंस बताई थी। वो हेडलाइन क्या थी? चीन से जुड़ी हेडलाइन थी। चीन को लेकर राजनाथ सिंह ने जो संसद में बयान दिया था, उसको लेकर हेडलाइंस थी। उस हेडलाइंस में जो बातें कही गई थी, उन बातों पर मैंने कुछ सवाल उठाए थे। कल के अखबार की हेडलाइन और आज के एक अखबार की हेडलाइन, इसके जरिए मैं बताना चाहूँगा, जो सवाल मैंने कल उठाए उस सवाल का जवाब आज के अखबार की हेडलाइन में है। जो सवाल कल के अखबारों के हेडलाइन में दफन थे, छिपे थे, या जिनका जवाब नहीं था, सवाल की जगह सरकार के दावे से हेडलाइन अखबारों की सुर्खियां भरी हुई थी। लेकिन द हिंदू ने कल अखबारों में जो कुछ छपा, उसमें जो सवाल छिपे हुए थे या जिनका जवाब कल के किसी अखबार में नहीं था, वो जवाब द हिंदू ने आज दिया है। मैं चाहूँगा द हिंदू के इस खबर में क्या है वो बताने से पहले कल का एक वीडियो, 1 मिनट का मेरा वीडियो देखिए। आपको अंदाज़ा लगेगा कि अगर मैं बार बार कहता हूं कि कुछ चीज़ें छपती हैं, कुछ चीज़ें छिपती हैं, और कई बार एक रिपोर्टर का काम होता है उन छिपी हुई चीज़ों को निकालना, सरकार के दावे का सच जानना। सरकार ने कोई बड़ी बात कही है, कोई देश को भरोसा दिया है या कोई वादा किया है, तो उस वादे और दावे के पीछे कोई हकीकत कुछ और है क्या? ये काम किसी पत्रकार और रिपोर्टर का होता है, जो काम आज द हिंदू की रिपोर्टर विजेता सिंह ने किया है। लेकिन विजेता सिंह ने क्या लिखा और क्यों इस खबर पर मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं, उससे पहले, और कल के अखबार की हेडलाइन भी मेरे पास है, उससे पहले मैं चाहता हूं एक वीडियो जो कल मैंने किया था उसका 1 मिनट का टुकड़ा देखें, आपको जवाब मिलेगा। फिर आज के वीडियो पर आते हैं, और आज कई खबरें हैं, कुछ ज़रूरी जानकारी है जो आपको जानना ज़रूरी है। पहले कल का वीडियो देखिए। हर अखबार की हेडलाइन मोटे तौर पर चीन को लेकर है। राजनाथ सिंह ने संसद में जो कहा, चीन को चेतावनी देते हुए जो कहा और जो दावा किया, वही हर अखबार की हेडलाइन है। उसमें वीर रस का एक बोध होगा, जिसमें जब राजनाथ सिंह कहते हैं एलएसी पर, चीन सीमा पर गश्त करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। हर अखबार की हेडलाइन यही है जो मेरे चारों तरफ आप देख पा रहे हैं। लेकिन इन हेडलाइंस में क्या कोई ऐसी बात है जो छिपी है? क्या कोई सवाल है जो छिपा है? जब आप कहते हैं गश्त करने से कोई रोक नहीं सकता, तो क्या यह भी सच है कि बीते 4-5 महीनों से गश्त करने से किसी ने रोका है? किसी खास इलाके में किसी ने रोका है? इस सवाल का जवाब किसी हेडलाइन में नहीं है। तो कल के मेरे वीडियो में आपने देखा कि अखबारों की हेडलाइन दिखाकर कुछ सवाल मैंने खड़े किए थे। अगर राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि भारत की सेना को गश्त करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और उसके बाद हर अखबार ने इस तरह से हेडलाइंस अगर छापा, कोई ताकत सीमा पर गश्त करने से नहीं रोक सकती, लद्दाख में पेट्रोलिंग से कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये सब कल के अखबारों की हेडलाइन है। और 2 दिन पहले की हेडलाइन ऐसा ही है, जब राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया था, तब हाउ इज द जोश, राजनाथ बोले हाई। लेकिन खबर क्या है? संसद में ये कहा गया कोई ताकत नहीं रोक सकती। सवाल मैंने कल के वीडियो में उठाया, जवाब आज द हिंदू में। इस खबर को बताने के बाद कुछ और ज़रूरी खबरें उस पर आऊँगा, उससे पहले द हिंदू ने छापा है, लीड स्टोरी है, विजेता सिंह की स्टोरी है। हेडिंग क्या है? 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख ब्लॉक्ड बाय चाइनीज।
ईस्टर्न लद्दाख में 10 पेट्रोलिंग पॉइंट को चीन ने पेट्रोलिंग करने से रोक रखा है। भारत को पेट्रोलिंग करने से 10 पेट्रोलिंग पॉइंट पर चीन ने रोका है। द हिंदू की लीड है। कल राजनाथ सिंह ने कहा था कोई ताकत दुनिया की भारत को गश्त करने से नहीं रोक सकती। सवाल वहीं से उठा था, कोई ताकत क्या कहीं रोक रही है, जिसका जवाब नहीं मिला था। खबर क्या है इसको समझिए। अब ये विजेता सिंह ने खबर लिखी है। इस खबर का हिंदी अनुवाद बता देता हूं मैं, क्योंकि ये बार बार मैं यही कहता हूं, अखबार का और रिपोर्टर का यही काम होता है कि जो सरकार न बताए वो आप बताएं, जो सरकार दावे करे उसकी हकीकत आप बताएं, जो सरकार छिपाए या जो सरकार की मंशा न बताने की है वो आप बताएं। ये रिपोर्टर का काम होता है। यही काम द हिंदू के रिपोर्टर विजेता सिंह ने किया। इस खबर में क्या है और उसके बाद बाकी खबरें भी बताऊंगा, लेकिन ये खबर देश के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है। इस खबर में विजेता सिंह ने लिखा है कि एलएसी पर 10 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जहां चीन ने भारत को गश्त करने से रोक रखा है, गश्त नहीं करने दे रहा है। इसी में जो सब हेडिंग है इसका मतलब होता है कई इलाके भारतीय सेना के लिए सीमा से बाहर हो गए हैं। आउट ऑफ बाउंड्स, सीमा से बाहर, पकड़ से बाहर हो गए। ये द हिंदू छापता है। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा को बताया था कि फेस ऑफ इसलिए हुआ क्योंकि पेट्रोलिंग को रोकने की कोशिश की गई। ये राजनाथ सिंह ने कहा, लेकिन वो बातों के बीच में कहा, एके एंटोनी के जवाब में कहा। उसको अखबारों ने पकड़ा नहीं, उसका फॉलोअप किया नहीं, जो द हिंदू ने किया। अप्रैल से भारतीय सेना को पेट्रोलिंग पॉइंट 9, 10, 11, 12A, 13, 14, 15, 17, 17A तक नहीं जाने दे रहा है चीन। ये पेट्रोलिंग पॉइंट डेप्सांग से पैंगोंग के इलाके में है। एलएसी क्योंकि डिफाइन नहीं है, इसलिए दावेदारी जताए रखने का यही तरीका होता है पेट्रोलिंग करना। और ये आप बीते 4 महीनों में आप समझ चुके होंगे। यही पैंगोंग पर है कि पैंगोंग 4 के पहले भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, भारत की चौकी है। 4 से पहले 3 के पास, लेकिन भारत पेट्रोलिंग 8 तक करता रहा है। 8 किलोमीटर वहां रोक दिया। चीन पैंगोंग के फिंगर 4 तक कहा जा रहा है कि वहां तक चीन ने कब्जा कर रखा है। थोड़ा पीछे हटा होगा, लेकिन हिंदू ने यही छापा है कि हिंदू ने पहले भी एक बार विजेता सिंह की एक स्टोरी पहले भी आई थी, जिसमें हिंदू ने बताया था कि लद्दाख में लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के कब्जे में, लद्दाख में वो इलाका जिसको इस तरह से हम क्लेम लाइन, दावेदारी वाला इलाका, डिस्प्यूटेड इलाका बोलते हैं, उस इलाके पर चीन ने कब्जा किया है, जहां भारतीय ट्रुप पहले पेट्रोलिंग करती रही है, जिसे चीन अब पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा। ये वो इलाके हैं जहां भारत की तरफ से पेट्रोलिंग होती रही है, लेकिन अब चीन वहां मोर्चेबंदी कर रखी है। हर बैठक में भारत की तरफ से अप्रैल से ही यथास्थिति बहाल करने की मांग की जा रही है, लेकिन चीन के इरादे अभी तक ऐसे नहीं दिख रहे हैं और चीन वहां से पीछे नहीं हट रहा है। और तमाम कोशिशों के बाद कई बार कमांडर स्तर की बातचीत, मंत्री के लेवल की बातचीत, अजीत डोवल से चीनी विदेश मंत्री की बातचीत, उसके बाद भी वहां स्थितियां नहीं बदली। यही द हिंदू ने विस्तार से पहले पन्ने पर लीड और उसके बाद अंदर के पन्ने पर पेज नंबर 8 पर द हिंदू ने छापा है। और ये खबर क्यों अहम है मैंने बता दी। अब उसके बाद आप समझते रहिए। और जून से लगातार कमांडर लेवल की बैठक हो चुकी है, 5 बार कमांडर लेवल की बैठक हो चुकी है, लेकिन इन बैठकों के बाद भी जयशंकर की मुलाकात मॉस्को में हुई चीनी विदेश मंत्री से, चीनी रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह की मुलाकात मॉस्को में हुई। इन सब मुलाकातों बातों के बाद भी अभी चीन डिसएंगेज नहीं कर रहा है, जिसके लिए सरकार बार बार उस तरह के बयान सरकार के, भारत सरकार की तरफ से भी आते हैं और अखबारों में वीर रस की हेडलाइन होती है। उस हेडलाइन में खबर का आपको अंदाजा नहीं होता है, जो द हिंदू ने खबर बताई। ये तो है हेडलाइन, खबर और हकीकत। अब आते हैं कुछ और खबरों पर दोस्तों। कई अखबारों में कई खबरें, किसान को लेकर हर अखबार में खबर है, लेकिन सरकार की तरफ से किसान विधेयक का पक्ष लेना, प्रधानमंत्री खुद मोर्चे पर डटे हैं। बीजेपी के तमाम नेता किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान बागी हो रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ये खबरें आ रही है। विपक्ष के तमाम नेता इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के आक्रोश को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच तथ्य क्या है, किसानों की नाराजगी क्या है? देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अखबारों की हेडलाइन वही है। पहले पन्ने की हेडलाइन अगर देखेंगे, अमर उजाला से लेकर बाकी अखबारों में, विधेयक किसानों के कवच, दशकों राज करने वाले फैला रहे हैं भ्रम, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। यही नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है। पीएम ने संभाला मोर्चा,
जल्द किसानों से होगी सीधी बात। हर अखबार की मोटे तौर पर प्रधानमंत्री ने जो कल कहा है या जो इस पर विवाद है, पक्ष विपक्ष जो कह रहा है, खास तौर से प्रधानमंत्री की मोर्चेबंदी, डटकर तनकर खड़े हो गए हैं पक्ष में, वो हर अखबार की मोटे तौर पर हेडलाइन है। इन हेडलाइंस के बीच किसानों की चिंता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर बिचौलियों की भूमिका खत्म करने की बात सरकार कर रही है, तो किसानों की चिंता है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े कारोबारी हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं सरकार ने किया है। ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच, किसानों की नाराज़गी के बीच, एक खबर जो चिंताजनक है, जो अमर उजाला ने छापी है, और उसके बाद एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की है, वो बताने वाला हूँ। अमर उजाला ने जो छापी है, और अखबारों में भी है, भास्कर के भी पहले पन्ने पर है, लेकिन अमर उजाला ने विस्तार से खबर छापी है कि कैसे पंजाब में एक आंदोलनकारी किसान ने सेल्फॉस खाकर जान दे दी। ये तस्वीर देख पा रहे हैं आप, एक किसान की मौत हुई है, ये जान दी है इसने मुख्यमंत्री निवास के बाहर, ऐसा कहा जा रहा है। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री निवास के बाहर, माफ करें, प्रकाश सिंह बादल के निवास के बाहर धरना दे रहे किसानों में से एक मनसा जिले के निवासी प्रीतम सिंह ने शुक्रवार सुबह सल्फास खाकर जान दे दी, और उसके बाद लगातार किसानों का विरोध है अलग अलग राज्यों में। ये आपको पता होगा कि हरसिमरत कौर, जो प्रकाश सिंह बादल की बहू हैं, सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से इस्तीफा दिया है, और उसके बाद वो कह रही हैं कि ऐसी किसान विरोधी सरकार के साथ मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगी, और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं लोग भ्रम फैला रहे हैं। इस तरह के बयानबाजियों के बीच खुद एनडीए के घटक दल और घटक दल की मंत्री भी हैं। अब भ्रम कौन कहां फैला रहा है और किसान को सरकार क्यों नहीं समझा पा रही है, अगर ये किसानों के हित में। और इसी तरह की भास्कर ने भी छापा है कि किसान 14 ट्रेन रोकेंगे, 25 को पंजाब बंद है, बादल के घर के बाहर किसान ने जहर खाया, और उसके बाद तमाम तरह की बयानबाजियां। ये आपके यहाँ जो अखबार आ रहे हैं उसमें भी बहुत छप रहे हैं, और इसमें दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन हाँ, किसानों का आक्रोश है। और अगर सरकार कहती है कि किसानों के हित में है, तो सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही है, किसानों की शंकाएं आशंकाएं दूर नहीं हो पा रही। अब एक जो जरूरी खबर है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया, और आपको पता होगा, सुदर्शन टीवी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कल भी सुनवाई के दौरान की है, वो आगे बताऊंगा। उससे पहले एक जरूरी खबर है जम्मू कश्मीर से, इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर है, बाकी अखबारों में भी है। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर है शोपियां एनकाउंटर को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर छापा है कि जो 3 आतंकी कहकर जम्मू कश्मीर के एनकाउंटर में मारे गए थे, वो मजदूर थे। अब ये सेना ने माना है, और सेना ने कहा है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने इन्हें मारा। ये सेना ने अपनी गलती कबूल की है, और इस पर एक वीडियो मैंने भी इस घटना के कुछ दिन बाद, जब इस जो मारे गए लड़के, उनके परिवार वाले जब आए थे, उन्होंने आरोप लगाया था, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उनकी तस्वीरें आपको दिखाई थी, फिर स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये 3 लड़के हैं जिन्हें आतंकी कहकर जम्मू कश्मीर में मार गिराया गया, और उसके बाद अब पता चला, सेना ने भी मान लिया कि वो जो एनकाउंटर हुआ था, उसमें एनकाउंटर के दौरान सेना को मिले विशेषाधिकारों का सेना ने बेजा इस्तेमाल किया, और अब उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस एनकाउंटर में शामिल थे। क्या था एनकाउंटर में बताता हूं, उससे पहले एक बार देख लीजिए सारे अखबारों की हेडलाइन है। शोपियां मुठभेड़ में जवानों ने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया, एक्शन होगा, सेना ने माना है। हर अखबार में यह खबर है, और यह खबर क्या है दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी है, और उसके बाद मैं खबर बताता हूं कि खबर है क्या। यहाँ भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यही खबर छापी है। हर अखबार में मोटे तौर पर ये खबर कि कैसे ये एनकाउंटर फेक था, और कैसे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, शोपियां एनकाउंटर, आर्मी ऑफिशियल्स टू फेस डिसिप्लिनरी एक्शन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। अब ये हुआ क्या था दोस्तों, एक्सप्रेस ने विस्तार से छापा है, और जब ये एनकाउंटर के बाद परिवार वाले सामने आए थे, और जब उन्होंने सेना पर यह आरोप लगाए थे, तब भी मैंने वीडियो बनाया था। अब शोपियां का ये एनकाउंटर है क्या, इस मामले को समझिए सर। हर अखबार में मोटे तौर पर यह खबर छपी है। दरअसल मामला यह है शोपियां एनकाउंटर का कि 17 जुलाई की शाम राजौरी के 3 लड़के गायब हुए। अपने परिवार से अचानक उनका संपर्क कट गया। 17 जुलाई तक परिवार से फ़ोन पर संपर्क में थे। परिवार वाले उनकी तलाश में परेशान थे। 10 अगस्त को परिवार के लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि सेना ने 18 अगस्त को
शोपियां के अमशीपोरा इलाके में आतंकी कहकर जिन युवकों को मारा है वो हमारे लड़के हो सकते हैं, जिनका नाम इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इब्रार है। तीनों मजदूरी करने कश्मीर गए थे। 17 जुलाई को फ़ोन पर बात भी हुई, उसके बाद से गायब हैं। एक लड़के की उम्र इनमें 16 साल है और तीनों आपस में रिश्ते के भाई हैं। ये तीनों लड़के के परिवार वालों ने 10 अगस्त को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसके पहले हुआ क्या था? 18 तारीख को सेना ने 3 आतंकियों का कहकर कथित तौर पर कि ये 3 विदेशी आतंकी थे, उन्हें सेना ने मार गिराने का दावा किया। बाकायदा सेना ने प्रेस को, मीडिया को उस मार गिराने के बारे में, पूरी घटना के बारे में बताया और सेना का जो दावा था उस दावे के मुताबिक आर्मी ने कहा कि 18 जुलाई को 3 अज्ञात विदेशी आतंकियों को मारा गया है, जिन्हें सेना के 62 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जेके पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मार गिराया गया। यह सेना का दावा हुआ 18 जुलाई की उस इनकाउंटर के बाद। और उस बीच परिवार के लोग उन 3 लड़कों की तलाश करते रहे। सोशल मीडिया पर ये सेना के इस एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया। आखिरकार परिवार के लोग थाने गए, उन्होंने तस्वीरें दी और कहा ये हमारे बच्चे हैं, कब्र से इनकी लाशें निकाली जाए, इनका डीएनए सैंपल लिया जाए और ये बताया जाए कि हमारे लड़के कैसे आतंकी के तौर पर मारे गए। वहाँ से सेना के लिए असहज स्थिति पैदा हुई, क्योंकि परिवार वालों का कहना था कि वो नौकरी खोजने के लिए, नौकरी करने के लिए घर से निकले थे और तीनों आपस में रिश्ते के भाई थे, ये परिवार के लोगों का कहना था। उसके बाद सेना ने इंक्वायरी शुरू की और अब सेना ने माना है कि हाँ, उन तीनों को जो मारा गया और जो सेना को जो अधिकार हैं, उन अधिकार का जो AFSPA के तहत जो अधिकार मिले हैं, उस अधिकार का इस्तेमाल किया गया, गैर बेजा इस्तेमाल किया गया और सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। ये खबर है, तस्वीरें तीनों लड़के की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 युवा लड़के, इसमें एक 16 साल का लड़का। ये कश्मीर के एक सामान्य परिवार का लड़का या लड़के जो नौकरी करने के लिए गए, लॉकडाउन में फंसे थे, थोड़ी राहत मिली तो नौकरी और काम की तलाश में गए। कहा जा रहा तीनों मजदूर थे, दिहाड़ी पे कुछ काम करते थे और उसके बाद एक जगह किराए के मकान में रह रहे थे। 17 जुलाई तक संपर्क में थे और उसके बाद एनकाउंटर में इन्हें मार दिया गया आतंकी कहकर। यह खबर हर अखबार में छापा है। नवभारत टाइम्स ने अमर उजाला ने 13 नंबर पेज पर बहुत प्रमुखता से छापा है। शोपिया में अफस्पा का उल्लंघन कर मार दिए गए थे 3 युवक और सेना ने 4 सप्ताह में जांच पूरी की। जवाबदेह सैन्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें ऑपरेशन के दौरान क्यों भागे, पुलिस जांच कर रही है। अभी इसमें एक मामले की जांच JNK पुलिस कर रही है कि पुलिस इन युवकों का कॉल डिटेल खंगाल रही है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि जब ऑपरेशन चल रहा था तो तीनों किराए के मकान की खिड़की से कूदकर क्यों भागे। अब इस तरह की कुछ जाँच हो रही है, लेकिन फिलहाल एक चीज़ पता चल गई है कि ये आतंकी नहीं थे और इन्हें जो मारा गया, जिस ढंग से मारा गया, वो एनकाउंटर फेक था। ये सेना ने मान लिया। सेना पर ये आरोप पहले भी लगते रहे। एक मुझे अभी ठीक से याद नहीं, एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें सेना के कई अधिकारी, शायद 10 साल पहले की बात है, सेना के कई अधिकारी उसमें फंसे थे। और ये सवाल उस वीडियो में, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी ये सवाल मैंने कुछ तथ्यों के साथ उठाया था और आज के कई अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से छापा है। अब सवाल उठता है कि क्या DNA, अभी तक उसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक DNA रिपोर्ट नहीं आई है। एक्सप्रेस ने, जो परिवार है जिसका बच्चा, जिनका लड़का मारा गया, अबरार अहमद के पिता ने एक्सप्रेस को कहा है, दुखड़ा सुनाते हुए, बेटे के कातिलों के लिए फांसी दी जाए और 3 लड़के जो थे, जो हमारे परिवार के लड़के थे, उनकी बॉडी हमें दी जाए, ये परिवार वालों ने मांग की है। तो ये खबर है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि हाँ, ऐसे फर्जी मुठभेड़ होते हैं और गेहूं के साथ घुन पिसता है। और ये जो गरीब सामान्य परिवार के लोग थे, उन्हें आतंकवादी कहकर, विदेशी आतंकवादी कहकर मार दिया गया। अगर परिवार के लोगों ने विरोध नहीं किया होता, अगर सोशल मीडिया पर इनकी आवाज़ नहीं उठी होती, अगर दबाव नहीं पड़ा होता, तो पता भी नहीं चलता और बात दफन हो जाती, ख़त्म हो जाती। लेकिन अब सेना की इंक्वायरी से ये साबित हुआ कि ये इनकाउंटर फर्जी था और इसमें सेना ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और गलत तरीके से एनकाउंटर किया। ये खबर है।
अब एक बड़ी खबर है सुदर्शन टीवी को लेकर, आज के कई अखबारों में है। आपको पता है होगा, मैंने भी वीडियो के जरिए बताया है कि सुदर्शन टीवी ने जिस ढंग से यूपीएससी जिहाद, नौकरशाही जिहाद, यूपीएससी में मुसलमानों की घुसपैठ, यूपीएससी के जरिए जिहाद करके देश में आईपीएस आईएएस बन रहे हैं मुसलमान, जामिया के जिहादी कहा गया उन तमाम मुस्लिम आईएएस आईपीएस को जो हाल के वर्षों में यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके डीएम, एसपी, आईआरएस बने हैं। 4 एपिसोड टेलीकास्ट किए बिंदास बोल के नाम से सुदर्शन ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2 एपिसोड्स पर रोक लगाई और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। केंद्र सरकार ने उस कार्यक्रम के प्रसारण की इजाजत दे दी थी, वो भी तब जब उसके पहले हाईकोर्ट ने उसके प्रसारण पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने रोक हटाई, सरकार ने परमिशन दी, एपिसोड का टेलीकास्ट हुआ, याचिका फिर सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त बातें कही थी 4 दिन पहले, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर कुछ बातें कही है दलीलों के दौरान। आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, द हिंदू में पहले पन्ने पर है, मीडिया शुड नॉट टारगेट माइनॉरिटीज। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस शो और सुदर्शन टीवी की सुनवाई के दौरान उसको प्रमुखता से हर अखबार ने छापा है। और क्या इसके कहने का मतलब है, मैं ये आपको बताता हूं। और ये बहुत अहम है क्योंकि जिस ढंग से उस शो को चलाया गया और डंके की चोट पर टेलीकास्ट किया सुदर्शन टीवी ने, और उसके बाद बार बार धमकी और चेतावनी के अंदाज में कि हम ये खुलासा करेंगे और इस खुलासे के जरिए हम देश को बताएंगे कि कैसे मुस्लिम यूपीएससी में घुसपैठ कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा है सुनिए, अखबारों में छपा है, आपको भी पता होगा कुछ लोगों को, मैंने वीडियो इस पर बार बार बनाया। अमर उजाला में पेज नंबर 13 पर है, क्या मीडिया पूरे समुदाय को निशाना बनाने की अनुमति हम दे सकते हैं? क्या मीडिया को हम पूरे समुदाय को निशाना बनाने की अनुमति दे सकते हैं? और ये सुनवाई के दौरान जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, कई अखबारों में खबर छपी है, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक हिंदुस्तान, जागरण, इकोनॉमिक टाइम्स, हर अखबार में ये प्रमुखता से ये खबर है। लेकिन मैं अभी अमर उजाला में उठा रहा हूँ और इसमें खबर में जो बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या मीडिया को पूरे समुदाय को निशाना बनाने की अनुमति दी जा सकती है? कोर्ट ने कहा, मनुष्य की गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन जरूरी है। और उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा, प्रसारण पूर्व कार्यक्रम पर रोक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह है। और जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस KM जोसेफ की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, मुस्लिमों को हरी टी-शर्ट, टोपी, दाढ़ी में नहीं दिखाया जाना चाहिए। पीठ ने यह भी एतराज किया कि असदुद्दीन ओवैसी के बयान के पीछे कानून को जलते हुए दिखाया गया है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख बातें फिर कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें पता है कि आपातकाल के दौरान क्या हुआ था, इसलिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि जानकारी बिना रोक टोक आनी चाहिए, लेकिन मनुष्य की गरिमा को संरक्षित करना भी हमारा जरूरी है। मनुष्य की गरिमा और फ्री स्पीच में संतुलन होना चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। इसमें कुछ और बातें जो कही है, और देखिए उसके बाद भी सबसे बड़ी बात इसमें सरकार का पक्ष लेना है। सरकार इसमें सुदर्शन टीवी के साथ खड़ी है और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुदर्शन टीवी के पक्ष में दलील दे रहे हैं, मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला दे रहे हैं। और साथ में कल क्या कहा था जिसका मैंने जिक्र किया था, जब सुदर्शन टीवी या ऐसे कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा क्या किसी नियामक की बनाने की, क्या किसी रेगुलेटरी बॉडी के बनाने की ज़रूरत है, 5 सदस्यों की कोई बॉडी बनाई जाए और उस कमेटी बनाई जाए, तब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो कहा गया उसमें टीवी में कोई कमी नहीं है, टीवी ठीक चल रहा है। टीवी के लिए बहुत सारे रेगुलेशन है, डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, जो भी। ये सरकार की मंशा कल जाहिर हुई जिस पर वीडियो बनाया। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चैनल को स्टोरी ब्रेक करने की इजाजत है, लेकिन पूरे समुदाय पर ठप्पा नहीं लगा सकता। ऐसी स्टोरी करके उन्हें पूरी तरह से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। असल मुद्दा यह है कि जब भी आप सिविल सेवा से जुड़ते दिखाते हैं तब आप आतंकी संगठन IS को दिखाते हैं। आप यह कहना चाहते हैं कि मुसलमानों का सिविल सेवा में शामिल होना जैसे किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। क्या मीडिया को पूरे समुदाय पर ऐसी मुहर लगाने की इजाज़त दी जा सकती है? इस तरह से बहुत तल्ख बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जो हर अखबार में है।
द टेलीग्राफ की हेडलाइन भी मैं आपको दिखा रहा हूं, जो द टेलीग्राफ ने छापा है। और इसके बाद भी हैरत की बात है कि हर रोज सुदर्शन टीवी के मुखिया रात 8 बजे आते हैं, उसी तरह से दहाड़ते हैं और उसी तरह से अपने एजेंडे को जस्टिफाई करके जो कुछ कहा, न सिर्फ ये कहते हैं कि मैंने सही कहा, बल्कि कहते हैं मैं अपने कॉमा फुल स्टॉप पर कायम हूं। ये तो उनका तरीका है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला करेगा। लेकिन एक लाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेट ए मैसेज गो टू द मीडिया दैट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी कैन नॉट बी टारगेटेड, वी हैव टू लुक आफ्टर ए नेशन ऑफ द फ्यूचर विच इज कोहेसिव एंड डाइवर्स। अपने आप में बहुत बड़ी बात कह दी कि मीडिया को यह संदेश जाना चाहिए। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला क्या करता है, और उस फैसले का इंतजार देश को भी है, मुझे भी है, आपको भी होना चाहिए, सबको होना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कब क्या कहा, अखबारों में, कई अखबारों में एक खबर छपी है। उसके बाद आते हैं, एक अच्छी खबर मुझे दिखी कि दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला है, और इस खबर का मैं जिक्र खास तौर से करना चाहूँगा। एक गरीब छात्रों के पक्ष में फैसला है दिल्ली हाईकोर्ट का। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर छापा है, हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी पहले पन्ने पर छापा है। ये खबर क्या है मैं बताता हूँ। और ऐसे फैसले कई बार गरीबों के पक्ष में होते हैं और इसलिए उसकी बात होनी चाहिए। ये दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है, गरीब छात्रों को गैजेट और इंटरनेट उपलब्ध कराएं स्कूल। और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जो गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूल और केंद्रीय स्कूल जैसे सरकारी स्कूल को भी निर्देश दिए हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राएं जो हैं उन्हें ऑनलाइन क्लास के लिए संबंधित जो गैजेट है, इंटरनेट पैकेज उपलब्ध कराए जाएँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये जो गरीब बच्चे हैं वो पीछे छूट जाएँ। और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस हिसाब से अहम है क्योंकि ये होता है कि अगर अभी कोरोना के काल में, कोरोना के दौर में अगर ऑनलाइन क्लासेज होती हैं तो जिनके पास सुविधा है वो तो अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे, उनके पास लैपटॉप है, उनके पास आईपैड है, उनके पास सब चीज़ है। गरीब बच्चे वो कहाँ पीछे रहेंगे, हाईकोर्ट ने उनका ख्याल रखा है। यही खबर दैनिक हिंदुस्तान ने अंदर के पन्ने पर छापा है। गरीब छात्रों को लैपटॉप, इंटरनेट की सुविधा दें स्कूल। और ये हुआ ये कि उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संस्था है कोई, जस्टिस फॉर ऑल, उनके अधिवक्ता खगेश झा की ये याचिका थी, उसी पर सुनवाई करते हुए कहा, जिसमें उन्होंने कहा था कोरोना के मद्देनज़र सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए, लेकिन बहुत सारे स्कूलों ने गरीब बच्चों को, जो EWS जो बच्चे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये सुविधा नहीं है, इसलिए उस शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो उस संबंध में हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है कि उनके लिए ये सारी सुविधाएं स्कूल मुहैया करे। तो एक अच्छी और ज़रूरी खबर है। और उसके बाद एक और खबर, वो भी मैं एक तरह से सकारात्मक मानता हूं, जो दैनिक जागरण की लीड है लेकिन बाकी अखबारों में भी है। ये खबर है दैनिक जागरण में, जैसे देखिए, ये सभी विभागों में 3 माह में शुरू करें भर्ती प्रक्रिया। ये योगी आदित्यनाथ का फैसला है, ये दैनिक जागरण ने छापा है। अमर उजाला में भी पहले पन्ने पर है, कुछ और अखबारों में है, लेकिन जाहिर है जागरण योगी और मोदी की खबर को पहली लीड बनाता है, तो ये जागरण का स्वभाव है। पहली लीड यहाँ मोदी है पहले पन्ने पर, जो पहला पन्ना का लीड है। फिर जो अंदर के पन्ने का एक और लीड वाला पेज होता है, उसमें यहाँ पर योगी है। लेकिन इस खबर को मैं सकारात्मक और अच्छी खबर मानता हूँ कि योगी सरकार की तरफ से ये फैसला, अगर ऐसे वक्त में जब देश में बेरोजगारों में बहुत चिंता, बेचैनी, परेशानी, गुस्सा, आक्रोश है और लगातार ट्विटर, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, उनके आक्रोश को आप देख पा रहे हैं, ऐसे समय में उसी आक्रोश का नतीजा है कि योगी सरकार ने फैसला किया। अमर उजाला में भी यहाँ खबर है पहले पन्ने पर, 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें और 6 माह में नियुक्ति पत्र दें। ये कह तो दिया गया, अब देखना है क्या भर्ती प्रक्रिया 3 महीने में शुरू होती है और नियुक्ति प्रक्रिया 6 महीने में पूरी हो जाती है, नियुक्ति पत्र मिल जाते हैं 6 महीने में। और अगर नहीं मिलते हैं तो अखबार का, रिपोर्टर का, जिन्होंने ये खबर छापी है, उनकी भूमिका यही है कि 3 महीने पर क्रॉस चेक करें कि जो कहा गया कि 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, 6 महीने में नियुक्ति पत्र, 6 महीने में ये हो पाता है क्या? अखबार इस पर नज़र रखे। अगर एक दिन भी इसमें दाएं बाएं होता है, सरकार ने जो वादे किए, जो आज की सुर्खियां हैं, उन वादों पर सरकार अगर उन वादों पर, उन तारीखों पर, उन मियाद पर सरकार अगर फेल होती है तो अखबार का काम है वहाँ सरकार से सवाल पूछकर एक्सपोज करना। फिलहाल ये खबर यही है
कि इन्होंने कहा है, सरकार ने दावा किया है कि मार्च 2017 से अब तक 2,94,000 पदों पर भर्तियां की गई हैं, जबकि 85,000 पदों पर प्रक्रिया जारी है। अब योगी ने मांगा है कि कहां कहां ये खाली पद हैं, सभी विभागों से 1 सप्ताह में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। अखबारों ने एक रिक्त पदों की लिस्ट भी छापी है, जो मैं यहां बॉक्स लगा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा। पुलिस में 1,37,000, बेसिक शिक्षा में 54,000, ऐसे करके अलग अलग जगह हैं। और उसमें प्रक्रियाधीन कहाँ कहाँ अभी बेसिक शिक्षा में जैसे 59,000 पद खाली हैं, पुलिस में 16,000 खाली हैं। कितनी भर्ती हुई, ऊपर वाले बॉक्स में भर्ती है, नीचे वाले में कहाँ खाली है। और इस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार का ये ऐलान है। मैं मानता हूँ अच्छी खबर है। इस फैसले पर, इस ऐलान पर सरकार को मुस्तैदी से अमल करना चाहिए, ताकि उस मियाद के हिसाब से जो कहा गया सारी चीज़ें हो जाए। उसके बाद एक खबर है, देखिए कोरोना को लेकर हमारे देश में चिंता तो है ही, हर रोज़ हम लोग बात कर रहे हैं। कोरोना का विस्तार भी हो रहा है, कोरोना से बहुत लोग मुक्त भी हो रहे हैं, रिकवरी भी हो रही है, उतनी तेज़ी से विस्तार भी हो रहा है और आंकड़े लगातार बढ़ भी रहे हैं। अभी भास्कर में जैसे टॉप लीड है, 30 दिन में भारत ने किए 3 करोड़ टेस्ट, दुनिया में तीसरा, पर प्रति 10 लाख आबादी में 120वें नंबर पर है। और कैसे कोरोना बढ़ता जा रहा है, लेकिन टेस्ट भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव भी बढ़ रहे हैं और डर भी खत्म नहीं हुआ है, भले लोग थोड़े क्या कहें लापरवाह हो गए। एक खबर वही जो मैं दिखाना चाहता था, ये भास्कर में 11 नंबर पन्ने पर भास्कर ने छापा है। यूरोप की खबर है, ज़्यादा भीड़, यात्राओं से मरीज बढ़े, फिर उठी लॉकडाउन की मांग। ये दैनिक भास्कर ने छापा है और ये खबर बहुत अहम है। ये इसलिए कि अगर हम लापरवाही करेंगे, अगर हम अभी भी सचेत नहीं रहेंगे, और मैं यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा 2 गज जरूरी और सोशल डिस्टेंसिंग, मैं उसका पुरजोर समर्थन करते हुए कहता हूँ, अगर नहीं करेंगे तो ये दिन, ये तबाही, ये मुश्किल भारत में भी आ सकती है। और भास्कर ने, हालांकि ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर है, कैसे 2 हफ्ते में यूरोप के 50 देशों में नए कोरोना मरीज डबल हुए हैं। अलग अलग देश के हिसाब से छापा है, बॉक्स में चारों तरफ लगा रहा हूँ। ब्रिटेन में कैसे अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीज बढ़े हैं, जर्मनी ने कहा सुनिश्चित करेंगे पहले जैसा हाल ना हो, स्पेन में कैसे आईसीयू बेड नहीं बचे, WHO ने कहा यूरोप में अब तक 2.25 लाख से ज़्यादा मौतें हो गई हैं, अब सचेत रहने की ज़रूरत है। इजराइल में 3 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया, ऑस्ट्रिया में भीड़, आयरलैंड में यात्राएं रोकी जा रही क्योंकि लोग अचानक निकलने लगे बाहर। तो स्वास्थ्य से जुड़े लोगों का मानना है कि सामाजिक कार्यक्रमों में ज़्यादा लोगों, खासकर युवाओं के जुटने के कारण बड़ी संख्या में लोगों के यात्राओं के कारण कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। कई देशों में आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी है और ये आंकड़ा जून के मध्य के बाद सबसे ज़्यादा है। फ्रांस में सबसे बुरा हाल है। ये भास्कर ने छापा है। ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि हम सब लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक खबर जो मैंने देखी, जो और कहीं नहीं है, सिर्फ अखबार में नहीं दिखी, कल मुझे ट्विटर पर दिखी थी, वो खबर है हरिभूमि में। हरिभूमि का आज से मैंने कुछ ई-पेपर भी पढ़ना शुरू किया है। तो ई-पेपर में मैंने हरिभूमि का ई-पेपर देखा, 3 राज्यों से अखबार प्रकाशित होता है। इसमें एक खबर है, लव जिहाद पर रोक के लिए अध्यादेश लाएगी यूपी सरकार, मौजूदा कानूनों की समीक्षा शुरू। और इसमें योगी के हवाले से, योगी सरकार के हवाले से कि यूपी में लव जिहाद की घटनाओं पर रोक के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। देश के कुछ राज्यों में धर्मांतरण को लेकर जो कानून है उसका अध्ययन किया जा रहा है। एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद अधिकारियों को योगी सरकार ने प्रभावी रणनीति बनाने का आदेश दिया था और कहा था कि कार्य संगठित तरीके से किया जा रहा है, इसलिए आवश्यक हो तो इसके लिए अध्यादेश भी लाया जा सकता है। उनके इस आदेश के बाद अध्यादेश की तैयारी हो रही है। राज्य विधि आयोग ने दिया था नया कानून बनाने का सुझाव और गृह विभाग सक्रिय है, ऐसे करके खबर है। मुझे लगता है ये चुनावी एजेंडा है। यही बात चुनाव की हो जाती है। लव जिहाद और ऐसी चीज़ आप सिर्फ इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। लव जिहाद क्या होता है और कितनी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें लव जिहाद जैसे ढंग से कोई चीज़ हिंदू मुस्लिम, किसी लड़के ने लड़की को उस तरह से फंसाया जो जिहादी था और दरअसल वो जिहाद करना चाहता था। कई बार कपल हैं, कई बार प्रेमी जोड़े हैं,
कई बार स्वैच्छिक तौर पे दोनों की दोस्ती है। और मैंने बार बार कहा है, बीजेपी के दो बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, अगर लव जिहाद की परिभाषा जो आज बीजेपी देती है यूपी में, तो ये दोनों लव जिहादी हैं। शाहनवाज हुसैन की पत्नी हिंदू, मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी हिंदू, और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेता हैं, और ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं। और तो और सुब्रमण्यम स्वामी जो हिंदू और हिंदुत्व के बहुत बड़े पैरोकार बनते हैं, और कई बार लोग उनको बहुत कट्टर मानते हैं इस मामले में। सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी, उनकी शादी सलमान हैदर जो पूर्व विदेश सचिव हैं उनके बेटे से। तो लव जिहाद तो सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी ने भी किया या बेटी के साथ हुआ। इस तरह से इस मानसिकता को दिमाग से निकालिए। ये सिर्फ चुनावी राजनीति के दौर में, चुनाव के वक्त सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए, खांचने के लिए और अपना एजेंडा साधने के लिए इस तरह की बातें होती है। यहां भी लव जिहाद के लिए अध्यादेश। जिस यूपी में हर रोज लोग मारे जा रहे हैं, जिस यूपी में सड़क पर दनादन गोलियां चल रही है, जिस यूपी में कोई दिन ऐसा बचता नहीं कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक गोली न चलती हो, सरेआम लोग मारे न जा रहे हों, चाहे कारोबारी हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे कोई और हो, चाहे किसी और धंधे से जुड़े लोग हों, और उस यूपी में उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन आप लव जिहाद के लिए अध्यादेश लाने की सोच रहे हैं, तो जाहिर है यहाँ मकसद कुछ और है। ये लव जिहाद का अध्यादेश तो बहाना है, दरअसल चुनाव और ध्रुवीकरण निशाना है। इसको समझने की ज़रूरत है। ये खबर है। उसके अलावा मोटे तौर पर खबरें जो अखबारों में दिखी वो मैंने उसका जिक्र किया। पहले पन्ने की हर खबर मोटे तौर पर आ गई है। उसके बाद पेटीएम से जुड़ी एक खबर थी जो आपको पता होगी। एक खबर है कुछ अखबारों में कि एक पत्रकार, राजीव शर्मा नाम के एक पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है। अब मैं उसके बारे में उनको जानता नहीं, उनके बारे में डिटेल नहीं जानता। इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर छापा है, कुछ और अखबारों में है मेरे ख्याल से, जिसमें है कि दिल्ली के एक जर्नलिस्ट को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज, कागज़ थे जो डिफेंस रिलेटेड थे, और इन पर इसी आरोप में स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया। राजीव शर्मा इनका नाम है। यूट्यूब पर भी इनका चैनल है। ग्लोबल टाइम्स में भी ये लिखते रहे, ये बहुत अहम है। जो चीन का सरकारी मुखपत्र है उसके लिए भी लिखते रहे, और क्या कुछ लिखा है उसका कुछ जिक्र है। इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इसके बारे में मुझे चूँकि अभी विस्तार से कुछ पता नहीं है, इतनी जानकारी है, कुछ पता होगी तो मैं बताऊँगा। नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा बनाकर स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। तो मोटे तौर पर आज के अखबारों की ये खबर, जो बड़ी खबरें हैं वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद और पहले पन्ने पर वही खबर है जिसका, हाँ, ये जो गिरफ्तारी हुई है जर्नलिस्ट की, उसको हिंदुस्तान टाइम्स ने भी पहले पन्ने पर छापा है। और ये जम्मू कश्मीर वाली खबर है जिसका जिक्र किया। अंदर के पन्नों पर बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कोविड को लेकर जो बेचैनी है और कोविड को लेकर जो विस्तार हो रहा है, किसानों की दिक्कत और मुश्किल, आंदोलन, आक्रोश की खबर हर अखबार में करीब करीब अब एक एक पन्ने में छपा हुआ है। तो ये है। सेल्फ रेगुलेशन को लेकर एचटी ने भी छापा है कि टीवी सेल्फ रेगुलेशन ऑन टीवी न्यूज़ रिक्वायर्स स्ट्रेंथनिंग, मतलब टीवी न्यूज़ में सेल्फ रेगुलेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है, जो अब तक हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं टीवी पर किसी भी सरकारी नियंत्रण के खिलाफ हूँ। मैं टेलीविज़न मीडिया को सरकार नियंत्रित करे, सरकार को ऐसा रेगुलेटरी बॉडी बना दे तो वो सही नहीं होगा। टीवी खुद को नियंत्रित करे, इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो रास्ता क्या है? अब ये सुप्रीम कोर्ट, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लेकिन सरकार रेगुलेट करना भी नहीं चाहती, क्योंकि सरकार को लगता है कि टीवी पहले ही सरकार के साथ है। तो जो टेलीविज़न चैनल और सारे एंकर अगर सरकार के पक्ष में, सरकार के हिसाब से चलते हैं, सरकार के एजेंडा को ही आगे बढ़ाते हैं, जो सरकार चाहती है उसी तरह की खबरें टेलीविज़न के ज़्यादातर चैनलों में चलती है। हिंदू मुसलमान हो, चाहे कंगना का मुद्दा हो, चाहे रिया का मुद्दा हो, चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे कोई और मुद्दा हो। तो सवाल उठता है, सरकार तो टेलीविज़न को रेगुलेट करना नहीं चाहती, करना चाहेगी भी नहीं, और मैं कहूँगा करना चाहिए भी नहीं। सबकी नज़र डिजिटल मीडिया पर है। देखते हैं दोस्तों, डिजिटल मीडिया के साथ सरकार का रवैया, सरकार की मंशा संदिग्ध है। आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिलहाल आज का नमस्कार।